हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है निर्धनता एवं बेरोजगारी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये नरके से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखिए। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा अर्थशास्त्री रेगनर नक्शे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों के एक चक्र में फंसे रहते हैं। ये कारक परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे के परिणामी होते हैं, जिनसे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, इसलिए वह देश निर्धन बना रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में बहुआयामी प्रकृति की निर्धनता है जो विभिन्न कारकों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति मापने के लिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह जैसे मुख्य आयामों के अंतर्गत अनेक उप आयामों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि गरीबी रेखा नीचे वाले की संख्या बढ़ती है। इसकी व्याख्या देखिए। बेरोजगारी का अर्थ है व्यक्ति में रोजगार करने की इच्छा तथा क्षमता होते भी उस रोजगार से अवसर प्राप्त न होना। यदि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है तो लोगों की आय में कमी आती है। परिणाम स्वरूप जो लोग गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर है वे इस रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार गरीबी रेखा के नीचे वालों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक है। इसकी व्याख्या देखिए। भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण, नए प्रकार के उद्योगों के कार्य आने के कारण यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है तो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होने से। इसकी व्याख्या देखिए। छिपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना, अर्थात यदि उस व्यक्ति से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में लोग रोजगार में लगे हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएस द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो जगह चालू मासिक स्तर। इसकी व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएस द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियां प्रयोग की जाती है। पहला है सामान्य प्रमुख स्तर। पिछले कुछ वर्ष में कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी अधिकांश समय कार्य नहीं कर रहा था तो वह बेरोजगार माना जाएगा। नेक्स्ट है चालू साप्ताहिक स्तर। यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी संदिग्ध सप्ताह के किसी एक दिन घंटे भी रोजगार नहीं संलग्न हो रहा है तो बेरोजगार माना जाएगा। नेक्स्ट है चालू दैनिक स्तर। यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध है और इच्छित होते हुए भी दिन में 1 घंटे का भी कार्य नहीं करता तो बेरोजगार माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अर्थ है तो यह है वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य में सतत वृद्धि। इसकी व्याख्या देखिए। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। यदि यह मूल्य वृद्धि लगातार होती रहे तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती। इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण बचत एवं निवेश में कमी आती है, जबकि ब्याज दरों में वृद्धि होती है। मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। प्लास्टिक मनी नकदी अथवा कागजी मुद्रा एक विकल्प है जिसके माध्यम से नकदी का प्रयोग किए बिना भुगतान किया जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। वस्तु मुद्रा, वस्तु विनिमय हेतु धातु मुद्रा एवं कागजी मुद्रा के बाद प्लास्टिक मुद्रा में चतुर्थ पीढ़ी का मुद्रा है। वर्तमान में
के रूप में डिजिटल मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जैसे बिटकॉइन, लीटकॉइन एंड रिपल आदि है। नेक्स्ट है, मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1997 को किया गया। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में 1 अप्रैल 1997 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई। इसके अंतर्गत रुपये का मूल्य एवं नाम अपरिवर्तित रहा, परंतु इसमें 100 पैसे की विभाजित किया गया तथा इसके पूर्ववर्ती विभाजन 16 आना और 64 पैसे समाप्त कर दिए गए। 1 अप्रैल 1957 के बाद डाले गए नए सिक्के 1, 2, 5, 10, 25 तथा 50 पैसे को नया पैसा बहुवचन में नए पैसे नाम दिया गया। 1 जून 1964 के बाद इन सिक्कों का नया शब्द हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो होगा उपयुक्त सभी। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा है श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, यानी कि उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, थोक मूल्य सूचकांक WPI तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन अपेक्षाकृत सरल होता है, परंतु इससे उपभोक्ता को वास्तव में प्राप्त होने वाली वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो तथा मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाए तो उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे मुद्रा प्रसार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गणना हेडलाइन स्फीति और कोर स्फीति के द्वारा की जाती है। हेडलाइन स्फीति में खाद्य एवं ईंधन का सम्मिलित किया जाता है, जबकि कोर स्फीति में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द प्रयोग होता है तो क्रेडिट कार्ड के लिए होता है। इसकी व्याख्या देखिए, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। बैंकिंग भाषा में बचत खाता तथा चालू खाता को मांग देयता कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने वाली प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे हॉट मनी कहते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, यदि विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे हॉट मनी कहते हैं। अमेरिकी डॉलर, येन, यूरो आदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को हॉट मनी माना जाता है, जबकि टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा को कहा जाता है। भारत में सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है, रुपये का पूर्व परिवर्तनीय का अर्थ है रुपया सभी प्रकार से विनिमय लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। इसकी व्याख्या देखिए, रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ है कि रुपया महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पूंजी खाते और चालू खाते पर बाजार आधारित कीमतों पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। वर्तमान में भारतीय रुपया चालू खातों पर पूर्णतः परिवर्तनीय है, परंतु पूंजी खाते पर आंशिक परिवर्तनीय है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति मापने में सबसे तरल माप का है? तो इसका आंसर हो जाएगा D, M1। M1 मुद्रा आपूर्ति को सबसे तरल माप है। घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति की तरलता का निम्नतम है। M1, M2, M3, M4। M1 है लोगों के पास नगद नोट व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। M2 है M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 है M1 प्लस बैंकों के पास समावधि जमाएं और अन्य जमाएं। M4 है M3 प्लस डाकघरों में सकल जमा समावधि की एवं मांग जमा। नेक्स्ट है, अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? इसको कॉल मनी कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें, अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किए जाने वाले ऋण को कॉल मनी कहते हैं और इस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल दर कहते हैं। कॉल मनी के विनिमय हेतु स्थानीय संस्थागत व्यवस्था को कॉल मनी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार की परिवर्तनीय करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा वृद्धि करना चाहिए। इसकी व्याख्या देखें, मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल स्तर में वृद्धि की स्थिति है, इसलिए यह मुद्रा आपूर्ति को
बढ़ाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कर की दर में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई कर दरें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त मुद्रा को कम कर देती है। इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति में भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, मुद्रा के प्रभाव को घटाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखें। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को मुद्रा की आपूर्ति को कम करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए मौद्रिक साधनों जैसे CRR, बैंक दर, रेपो दर आदि का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति का वार्षिक लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जिसे उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा के आधार पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष क्या है जिसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है? तो 2011-12। पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाता के आकलन का आधार वर्ष 2004-05 था, जिसे वर्तमान में वर्ष 2011-12 कर दिया गया। यह कार्यालय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा कम हो और धन की उपलब्धता अधिक हो तो निम्न में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी? तो मुद्रास्फीति होगी। इसकी व्याख्या देखें। मुद्रास्फीति वस्तु के मूल्य स्तर में समान वृद्धि है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण मूल्य में होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थात कुछ वस्तुओं के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता है। इसे मांगजन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जगह धन के प्रभाव में कमी। इसकी व्याख्या देखें। मुद्रास्फीति से तात्पर्य वस्तुओं की मूल्य का समान स्तर से बढ़ जाना और साथ ही मुद्रा आपूर्ति से में भी वृद्धि होना है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों में मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है, जिसका नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात आदि के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के कम हो। इसकी व्याख्या देखिए। मुद्रास्फीति वस्तु आपूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि की स्थिति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देती है। यदि कुल आपूर्ति कुल मांग से थोड़ी कम है तो भी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा चीप मनी से क्या आशय है? तो जगह कम ब्याज दर। सस्ती मुद्रा से तात्पर्य मुद्रा को आसानी से उपलब्धता, अर्थात ब्याज की दर को कम करके मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। अपस्फीति के समय ब्याज दर को कम किया जाता है ताकि बाजार में कुल मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मंदी की स्थिति से निपटा जा सके। नेक्स्ट है, अपस्फीति एक स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। तो इसकी व्याख्या देखें। अपस्फीति मुद्रास्फीति की विपरीत दशा है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अधिक उपलब्धता के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जबकि अपस्फीति की दशा में बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम होने लगता है, जिससे उपभोक्ता भविष्य में वस्तुओं के मूल्य कम होने की संभावना के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का तत्कालीन उपभोग कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में पूंजी का अभाव हो जाता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? तो मुद्रा अपस्फीति। इसकी व्याख्या देखिए। अपस्फीति डिफ्लेशन वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की सतत गिरावट है। इसलिए विभिन्न सरकारी खर्च या कर की दरों में कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करके इस स्थिति से निपटा जा सकता है। इस अवधारणा को पम्प प्राइमिंग कहते हैं। इसे निपटने हेतु रिजर्व बैंक बैंक दर, रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात आदि को कम करता है। स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।